का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति का पार्ट 3। आज हम लोग डायरेक्टरी से स्टार्ट करेंगे। प्रशासन का दायित्व 5 सदस्यों वाली एक समिति को सौंपा गया। तो प्रशासन का दायित्व जो था वह 5 सदस्यों वाली एक समिति को सौंपा गया। इस समिति को डायरेक्टरी कहा गया। व्यवस्थापिका सभा द्वारा डायरेक्टरी के सदस्य निर्वाचित होते थे। तो व्यवस्थापिका सभा द्वारा डायरेक्टरी के सदस्य जो है सो निर्वाचित होते थे। इनके चुनाव में जनता की कोई सीधी भूमिका नहीं थी, और इनके चुनाव में जनता की कोई सीधी भूमिका जो थी वह नहीं थी। गणतंत्र पर मध्यम वर्ग का कठोर नियंत्रण बना रहा। साधारण जनता, किसान, मजदूर के लिए गणतंत्र में कोई भूमिका नहीं थी। तो साधारण जनता के लिए, किसान या मजदूर के लिए गणतंत्र में जो थी कोई भूमिका नहीं थी। डायरेक्टरी का शासन कायम होने से 26 अक्टूबर 1795 में ईस्वी को राष्ट्रीय कन्वेंशन स्वयं समाप्त हो गया। तो डायरेक्टरी का शासन कायम होने से 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी को राष्ट्रीय कन्वेंशन स्वयं समाप्त हो गया। डायरेक्टरी का बदनाम शासन 1795 से 1799 ईस्वी तक रहा। तो डायरेक्टरी का बदनाम शासन जो है वह 1795 से 1799 ईस्वी तक रहा, यानी 4 सालों तक डायरेक्टरी का जो है सो शासन रहा फ्रांस में। डायरेक्टरी नामक समिति के सदस्य घोर स्वार्थी और भ्रष्ट साबित हुए। उनका शासन बदनामी के दागों से भर गया। डायरेक्टरी ने जनता तथा देश की दशा सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। डायरेक्टरी के सदस्य प्रजातंत्र के सिद्धांतों से कुछ दूर हट गए, जिससे फ्रांस में पुनः अशांति और विप्लव का दौर शुरू हो गया। राष्ट्रसत्ता के समर्थकों ने नई परिस्थिति में विद्रोह कर दिया। नेपोलियन ने विद्रोहियों का निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया। नेपोलियन का सेना के प्रधान के रूप में प्रभाव बढ़ता गया। तो नेपोलियन का सेना के प्रधान के रूप में जो है प्रभाव बढ़ता गया, और नई परिस्थिति का लाभ उठाकर 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का अंत कर उसने सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। तो नेपोलियन जो था उसने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का अंत कर दिया और सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय फ्रांस में कैसे हुआ उसके बारे में। नेपोलियन का जन्म फ्रांस के कोर्सिका टापू की राजधानी अजासियो नामक शहर में 15 अगस्त 1769 ईस्वी को एक साधारण इटालियन परिवार में हुआ था। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे। तो नेपोलियन की माँ का नाम लेरिजिया रसोलिनी था। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में बीता। तो नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन तो वह कठिनाइयों में बीता। नेपोलियन की प्रारंभिक शिक्षा कोर्सिका में ही हुई थी। बाद में सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे फ्रांस भेज दिया गया। उसने ब्रायन और पेरिस के सैनिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। फ्रांस की क्रांति ने योग्यता के सिद्धांत को अपनाया, तो नेपोलियन को भी आगे बढ़ने में मौका मिला। तो फ्रांस की क्रांति ने योग्यता के सिद्धांत को अपनाया, तो नेपोलियन को भी आगे बढ़ने में जो है मौका मिला। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू हुआ। तो नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन जो था वह एक सैनिक के रूप में शुरू हुआ। बाद में वह फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति बन गया। तो बाद में वह फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति बना था। 1793 ईस्वी में नेपोलियन ने विद्रोही नगर तूलो पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। और नेपोलियन जो था 1793 ईस्वी में विद्रोही नगर तूलो पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। 1793 ईस्वी में नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया, और देखा जाए तो 1793 ईस्वी में नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल जो है सो बनाया गया। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को उसने राष्ट्रीय कन्वेंशन की रक्षा विद्रोहियों से की, जिससे उसकी कीर्ति फैली। अब उसे एक योग्य सेना नायक समझा जाने लगा। 1795 ईस्वी में फ्रांस की जनता नेपोलियन को अपना भाग विधाता मानने लगी। तो 1795 ईस्वी में फ्रांस की जनता जो थी नेपोलियन को अपना भाग विधाता मानने लगी थी। नेपोलियन परिस्थिति के अनुसार नीति निर्धारित करता था। उसे पता था कि फ्रांसीसी क्रांति समानता के लिए हुई थी और लोग स्वतंत्रता से अधिक समानता चाहते हैं। तो नेपोलियन परिस्थिति के अनुसार नीति का निर्धारण करता था। उसे पता था कि फ्रांसीसी क्रांति समानता के लिए हुई थी और लोग स्वतंत्रता से अधिक समानता चाहते थे। नेपोलियन में अद्भुत सैनिक प्रतिभा थी। नेपोलियन को इटली के युद्ध में विजय मिली। 1796 ईस्वी में उसने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। नेपोलियन को ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया की सम्मिलित सेना का सामना करना पड़ा। उसने सार्डिनिया की सेना को हरा दिया। फ्रांस और सार्डिनिया के बीच संधि हुई। संधि के अनुसार फ्रांस को नीस और सेवाय प्रांत मिले। नेपोलियन ने अब ऑस्ट्रिया को पराजित किया। मिलान और मांतुआ पर भी उसका अधिकार हो गया। तो मिलान और मांतुआ पर भी नेपोलियन का अधिकार हो गया। नेपोलियन ने पोप को भी अपमानित किया।
ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच कैम्पो-फोर्निया की संधि हुई। इस संधि के अनुसार फ्रांस की सीमा राइन नदी तक पहुंच गई। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच कैम्पो-फोर्निया की संधि हुई। इस संधि के अनुसार फ्रांस की सीमा राइन नदी तक जो है पहुंच गई थी। ऑस्ट्रिया ने संधि के तहत बेल्जियम और आयोनियन द्वीप भी देने का वादा किया। तो ऑस्ट्रिया ने संधि के तहत बेल्जियम और आयोनियन द्वीप को भी देने का वादा किया नेपोलियन की लोकप्रियता बढ़ती गई। भयभीत डायरेक्टरी के सदस्यों ने उसे फ्रांस से दूर युद्धों में उलझाए रखना चाहा। तो नेपोलियन की लोकप्रियता जो थी बढ़ती गई और भयभीत डायरेक्टरी के सदस्य जो थे उसे फ्रांस से दूर युद्धों में उलझाए रखना चाहते थे। डायरेक्टरी के कहने पर नेपोलियन ने सिकंदरिया और काहिरा जीत लिए। उस समय इंग्लैंड की शक्ति काफ़ी बढ़ रही थी। नेपोलियन भारत पर आक्रमण कर इंग्लैंड की शक्ति समाप्त करना चाहता था। तो उस समय इंग्लैंड की शक्ति काफ़ी बढ़ रही थी। नेपोलियन भारत पर आक्रमण कर इंग्लैंड की शक्ति समाप्त करना चाहता था, पर उसे उसमें सफलता नहीं मिली। नील नदी के युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ क्योंकि उसके विरुद्ध दूसरे मित्र संघ की स्थापना हो चुकी थी। नील नदी का युद्ध नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच 1798 ईस्वी में हुआ। तो नील नदी का युद्ध नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच 1798 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन की हार नेल्सन के हाथों हुई। तो इस युद्ध में जो है नेपोलियन हार गया। नील नदी के युद्ध में नेपोलियन हार गया और नेल्सन जीत गया और इंग्लैंड जो है सो जीत गया। इस बीच फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन काफ़ी बदनाम हो चुका था। फ्रांस पहुंचकर 1799 ईस्वी में सेना के प्रधान के रूप में नेपोलियन ने डायरेक्टरी का अंत कर अपनी सत्ता कायम कर ली। तो फ्रांस पहुंचकर 1799 ईस्वी में सेना के प्रधान के रूप में नेपोलियन ने डायरेक्टरी का अंत कर अपनी सत्ता कायम कर ली। फ्रांस की शासन सत्ता अब 3 काउंसिलों के हाथों में सौंप दी गई और फ्रांस की शासन सत्ता जो थी अब 3 काउंसिलों के हाथों में सौंप दी गई। 1799 ईस्वी में नेपोलियन प्रथम काउंसिल बना। इस प्रकार डायरेक्टरी के स्थान पर कॉन्स्यूलेट का शासन फ्रांस में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो डायरेक्टरी के स्थान पर कॉन्स्यूलेट का शासन फ्रांस में स्थापित हुआ। 1802 ईस्वी में नेपोलियन को जीवन भर के लिए कौंसल बना दिया गया। तो 1802 ईस्वी में नेपोलियन को जीवन भर के लिए कौंसल जो है बना दिया गया। 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नेपोलियन फ्रांसीसी जनता का सम्राट बना। तो देखा जाए तो 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नेपोलियन फ्रांसीसी जनता का सम्राट बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है और नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी माना जाता है। नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक दे दिया था और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से दूसरी शादी की थी। नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा गया है। नेपोलियन को राष्ट्रीय का संदेशवाहक माना गया है। तो नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है और नेपोलियन को राष्ट्रीयता का संदेशवाहक भी कहा जाता है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों यानी बनिकों का देश कहा और नेपोलियन जो था उसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। पेरिस के सौंदर्यीकरण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को प्राप्त है। नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल कहा गया। नेपोलियन को सम्मानपूर्वक क्रांति का शिशु भी कहा जाता है। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंतरिक सुधारों के कारण फ्रांस के इतिहास में इसे रचनात्मक युग माना गया है। नेपोलियन ने सरकारी नौकरियों के द्वारा सभी योग्य व्यक्तियों के लिए द्वार जो है खोल दिया। तो नेपोलियन जो था सरकारी नौकरियों के द्वार सभी योग्य व्यक्तियों के लिए खोल दिया फ्रांस में। फ्रांस की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। तो फ्रांस की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन ने वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित किया। उसने अनेक नई सड़कों का निर्माण कराया और प्रमुख बंदरगाहों का विस्तार कर उन्हें विशाल युद्धपोतों तथा व्यापारिक जहाज़ों के ठहरने योग्य बनाया। आंतरिक व्यापार सुधारने के लिए नेपोलियन ने वस्तुओं पर आयकर में वृद्धि की। उसने सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की। बेकारों को कम करने का प्रयत्न कर नेपोलियन ने फ्रांस को आर्थिक संकट से बचा लिया। तो बेकारी को कम करने का प्रयत्न कर नेपोलियन ने फ्रांस को आर्थिक संकट से बचा लिया। 1801 ईस्वी में धार्मिक समस्या सुलझाने के लिए नेपोलियन ने पोप पायस सप्तम के साथ कॉन्कोर्डेट की संधि की। तो 1801 ईस्वी में धार्मिक समस्या सुलझाने के लिए नेपोलियन ने पोप पायस सप्तम के साथ कॉन्कोर्डेट की संधि जो है सो की थी। इस संधि के अनुसार बहुसंख्यक फ्रांसीसी जनता का धर्म कैथोलिक धर्म स्वीकार किया गया। फ्रांस में संतोषजनक और एक रूप न्याय व्यवस्था देने के लिए नेपोलियन ने विधि वेताओं की सहायता से कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस में संतोषजनक और एक रूप न्याय व्यवस्था देने के लिए नेपोलियन ने विधि वेताओं यानी कानून के जो लोग थे उसकी सहायता से कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है।
नेपोलियन कोड फ्रांस के लिए नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है। तो नेपोलियन कोड फ्रांस के लिए नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है। शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए नेपोलियन ने पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेपोलियन एक कला और सौंदर्य का प्रेमी था। वह पेरिस को यूरोप का सबसे सुंदर नगर बनाना चाहता था। तो नेपोलियन कला और सौंदर्य का प्रेमी था और पेरिस को यूरोप का सबसे सुंदर नगर बनाना चाहता था। नेपोलियन ने पेरिस के सौंदर्यीकरण का उसे यूरोप के वैभवशाली मनोरंजक शहरों में सर्वोत्तम बना दिया। नेपोलियन ने लुब्रेर के अजायब घर को इटली, नीदरलैंड और स्पेन की कलात्मक वस्तुओं से सजा दिया था। 1805 से 1810 ईस्वी के बीच नेपोलियन ने यूरोप के अधिकतर देशों से युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया। नेपोलियन की अंतिम जीत ऑस्ट्रिया पर 1809 ईस्वी में हुई। ऑस्ट्रिया पर 1809 ईस्वी में जीत के बाद नेपोलियन का पतन आरंभ हो गया। तो नेपोलियन की अंतिम जीत ऑस्ट्रिया पर 1809 ईस्वी में हुई। इसके बाद 1809 ईस्वी के बाद जो है नेपोलियन का पतन आरंभ हो गया। नेपोलियन ने अपने जीवन काल में करीब 40 युद्ध लड़े और अधिकांश में उसे सफलता हाथ लगी। तो नेपोलियन अपने जीवन काल में करीब देखा जाए तो 40 युद्ध लड़ा, इसमें अधिकांश तो वह जीता। टिलसिट की संधि के बाद नेपोलियन अपनी शक्ति और गौरव की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तो टिलसिट की संधि के बाद नेपोलियन अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यूरोप के राइन संघ के राज्यों, जर्मनी के कुछ प्रदेशों और नेपल्स में भी नेपोलियन ने सामंती प्रथा का अंत कराया। नेपोलियन ने जर्मनी के 350 छोटे छोटे राज्यों की संख्या को घटाकर 39 कर दिया। तो नेपोलियन ने जर्मनी के 350 छोटे छोटे राज्यों की संख्या को घटाकर 39 कर दिया, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बड़ी मदद मिली। तो नेपोलियन को ही जर्मनी में राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। नेपोलियन की बड़ी देन थी कि जर्मनी जनता ने राष्ट्रीयता की भावना से अनुप्राणित होकर ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए 1830 और 1848 ईस्वी में स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा। तो नेपोलियन की बड़ी देन थी कि जर्मनी जनता ने राष्ट्रीयता की भावना से अनुप्राणित होकर ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए 1830 और 1848 ईस्वी में स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा। अब हम लोग देखेंगे नेपोलियन का पतन कैसे हुआ उसके बारे में। यूरोप का भाग विधाता नेपोलियन को कहा गया है। तो यूरोप का भाग विधाता किसे कहा गया है? तो नेपोलियन को कहा गया। इंग्लैंड को छोड़ सभी देश नेपोलियन का लोहा मानने लगे थे। 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर अंतिम जीत हासिल करने के कुछ ही वर्षों बाद नेपोलियन की शक्ति का स्तंभ ऐसे ध्वस्त हो गया मानो वह बालू की भीत पर खड़ा था। ठोस राजनीतिक प्रणाली विकसित न कर सैनिकवाद पर निर्भर होना नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल थी। अब हम लोग देखेंगे नेपोलियन की पतन प्रमुख कारण को। नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण को देखेंगे। फर्स्ट था अति महत्वाकांक्षी होना। नेपोलियन जो था अति महत्वाकांक्षी था। उसकी शासन व्यवस्था का सैन्यवाद पर आधारित होना, सैनिक कमजोरी, उत्साहहीन, उद्देश्यविहीन, राष्ट्रप्रेम विहीन सैनिक, शक्तिशाली सेना नौसेना का अभाव था, जनता में देशभक्ति का अभाव था, पोप का विरोध था, साम्राज्यवादी नीति था, महाद्वीपीय व्यवस्था इंग्लैंड के वाणिज्य व्यापार के विरुद्ध था, इंग्लैंड का ऑर्डर इन काउंसिल, महाद्वीपीय व्यवस्था का मुंहतोड़ जवाब, पुर्तगाल से युद्ध, स्पेन से झगड़ा मोल लेना, रूस पर आक्रमण करना, यूरोप में राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, औद्योगिक क्रांति भी थी। नेपोलियन बलपूर्वक लोगों को सेना में भर्ती करता था और सैनिकों को अपनी महत्वाकांक्षा की अग्नि में ईंधन की तरह झोंकता रहता था। इस कारण उसने फ्रांस की जनता की सहानुभूति और प्रेम को खो दिया। नेपोलियन की सेना में यूरोप के विभिन्न देशों के वेतनभोगी सिपाही थे और उनमें देशप्रेम अथवा किसी आदर्श या उद्देश्य का अभाव था। शक्तिशाली नौसेना का न होना और नेपोलियन के पतन का कारण बना। फ्रांस की सेना मुक्ति सेना मानी जाती थी। यूरोप की जनता को नेपोलियन से फ्रांस की तरह अपने देशों में भी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को लाए जाने की आशा थी। साम्राज्यवादी बन चुका नेपोलियन स्वयं फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का हनन कर चुका था। इसे उसने दूसरे देशों की जनता की सहानुभूति खो दी। 1808 ईस्वी में फ्रांस की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया। तो 1808 ईस्वी में फ्रांस की सेना जो थी वो रोम पर अधिकार कर ली थी। 1809 ईस्वी में पोप को बंदी बना नेपोलियन ने उसकी रियासतों को फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया। तो 1809 ईस्वी में पोप को बंदी बना लिया नेपोलियन ने और उसकी रियासतों को फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया। कैथोलिक जनता नेपोलियन की विरोधी हो गई। नेपोलियन को कैथोलिकों का शत्रु कहा गया। अब हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय व्यवस्था को। इंग्लैंड की नौशक्ति नेवी को नेपोलियन ने नहीं तोड़ सका। तो इंग्लैंड की नौशक्ति यानी नेवी को नेपोलियन नहीं तोड़ सका। तो उसके व्यापार वाणिज्य को ध्वस्त करने के लिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था शुरू की। अब हम लोग देखेंगे बर्लिन आदेश को।
महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत नेपोलियन ने बर्लिन शहर से नवंबर 1800 ईस्वी में घोषणा की कि फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्र इंग्लैंड का व्यापारिक बहिष्कार करेंगे। इसे बर्लिन आदेश नाम से जाना जाता है। बर्लिन आदेश के अनुसार अब फ्रांस तथा उसके मित्र राष्ट्रों की बंदरगाहों में इंग्लैंड और उसके सहायक और मित्र राष्ट्रों की जगह जहाज नहीं आ सकती हैं। तो बर्लिन आदेश के अनुसार अब फ्रांस तथा उसके मित्र राष्ट्रों की बंदरगाहों में इंग्लैंड और उसके सहायक और मित्र राष्ट्रों के जहाज जो है नहीं आ सकते थे। 1807 ईस्वी में इंग्लैंड ने जवाबी हमले के तहत ऑर्डर इन काउंसिल की घोषणा की। तो 1807 ईस्वी में इंग्लैंड ने जवाबी हमले के तहत ऑर्डर इन काउंसिल की घोषणा की। इसके तहत इंग्लैंड ने अपने सहायक और मित्र राष्ट्रों को फ्रांस से व्यापारिक संबंध तोड़ने का आदेश जारी किया। मिलान से नेपोलियन ने आदेश जारी कर इंग्लैंड के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी को और भी कठोर बनाने की कोशिश की। तो मिलान आदेश के अनुसार नेपोलियन ने आदेश जारी कर इंग्लैंड के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी को और भी कठोर बनाने की कोशिश की। मिलान आदेश नहीं मानने और महाद्वीपीय व्यवस्था की अवहेलना करने के कारण नेपोलियन को स्पेन, रूस और पुर्तगाल से उलझना पड़ा। इंग्लैंड के व्यापार के बहिष्कार से फ्रांसीसियों के दैनिक जीवन के व्यवहार में आने वाली वस्तुओं की कमी हो गई। वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए। लोग नेपोलियन से नफरत करने लगे। नेपोलियन की व्यापार बहिष्कार नीति से मित्र राष्ट्रों में असंतोष फैला। प्रशा, पुर्तगाल, रूस, स्विट्जरलैंड, इटली आदि देश नेपोलियन के घोर विरोधी हो गए। अपनी महाद्वीपीय योजना को लागू करने के लिए नेपोलियन ने युद्ध का मार्ग चुना। उसने पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया। तो नेपोलियन जो था वह पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया था। पुर्तगाल के बाद स्पेन पर आक्रमण करना नेपोलियन की भयंकर भूल थी। संगठित जनशक्ति ने नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन ने स्वयं कहा था, स्पेन के नासूर ने मेरा सर्वनाश कर दिया। रूस पर आक्रमण करना नेपोलियन के पतन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। फ्रांस की सेना नष्ट हो चुकी थी, तो रूस पर आक्रमण करना नेपोलियन के पतन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। फ्रांस की सेना नष्ट हो चुकी थी पूर्ण रूप से। रूस से लौटने के बाद नेपोलियन की रीढ़ टूट गई थी। उसकी सैन्य शक्ति का खोखलापन प्रकट हो गया था। यूरोप के राष्ट्रों में इस बीच राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का उदय सर्वप्रथम पर्सा में हुआ। तो राष्ट्रीयता की भावना का उदय सर्वप्रथम पर्सा में हुआ। राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही स्पेन नेपोलियन का शत्रु हो गया। इटली और जर्मनी में भी राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हो गया। अब नेपोलियन का संपूर्ण राष्ट्र से सामना होने लगा, जिसे पराजित करना किसी भी शासक के लिए संभव नहीं था। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के राजकोष में अपार धन जमा कर दिया था, जिससे वह अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने में पूर्णतः सक्षम था। नेपोलियन की पराजय के पीछे औद्योगिक क्रांति की एक महत्वपूर्ण कारण था। कहा जाता है कि नेपोलियन की वास्तविक पराजय वाटरलू के मैदान में न होकर मैनचेस्टर के कारखानों और बर्मिंघम की लोहे की भट्टियों में हुई। रूस से युद्ध के बाद नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा। 1813 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन को शर्मनाक हार से सामना कराया। लिपजिंग में मिली हार के बाद नेपोलियन एल्वा टापू चला गया। कुछ दिनों के बाद वह फिर फ्रांस लौटा और जनता से सहायता की याचना कर पुनः सम्राट बना और अपनी खोई शक्ति अर्जित की, जिससे मित्र राष्ट्र पुनः उस पर आक्रमण की योजना बनाने लगे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पुनः वाटरलू के मैदान में मित्र राष्ट्रों की संगठित सेना का सामना करना पड़ा, जिसमें उसे करारी शिकस्त मिली। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस का प्रभुत्व जो था वह समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर निर्जन व सुनसान सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां 5 मई 1821 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। तो मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर निर्जन व सुनसान सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। 5 मई 1821 ईस्वी को नेपोलियन की मृत्यु हो गई।